हेलो दोस्तों, कहानियों के इस अनमोल एहसास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 17। ध्रुव जैसे ही सामने देखता है वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। सामने आदित्य और काव्या खड़े थे। काव्या जैसे ही ध्रुव को देखती है वह दौड़कर उसके पास जाकर झटके से गले लग जाती है। ध्रुव भी अपने हाथ काव्या की पीठ पर कसते हुए पकड़ लेता है। ये देखकर श्रेष्ठा वहां से जाने लगती है कि ध्रुव एक हाथ से श्रेष्ठा को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा मुड़कर ध्रुव को देखती है जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। वहीं दूर खड़ा आदित्य काव्या को किसी और के गले लगा देख अपनी मुट्ठियां कस लेता है। आदित्य मुड़कर जाने ही वाला था कि उसे काव्या की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य काव्या को देखने लगता है जो अब ध्रुव से अलग होकर खड़ी थी। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव की नज़र बस आदित्य पर ठहर जाती है। काव्या आदित्य के कान में धीरे से कुछ बोलती है जिसे वह काव्या को देखने लगता है। आदित्य एक नज़र ध्रुव को देखता है और आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। श्रेष्ठा बस दोनों की बॉन्डिंग को देख रही थी। काव्या ध्रुव की आंखों से ही इशारा करती है तो ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ झुककर कान में धीरे से कहता है, वाइफी मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य चेयर पर बैठकर अपने फोन पर बिजी हो जाता है। काव्या और ध्रुव बालकनी की तरफ चले जाते हैं। वहीं श्रेष्ठा उनको एक नज़र देखकर आदित्य से दूर चेयर पर बैठ जाती है। श्रेष्ठा आदित्य को देखते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। श्रेष्ठा के बोलने पर आदित्य कोई रिके रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही अपने फ़ोन पर बिजी रहता है। श्रेष्ठा समझ जाती है कि आदित्य उससे बात नहीं करने वाला, इसीलिए वह चुपचाप बैठकर खुद भी फ़ोन पर बिजी हो जाती है। वहीं बालकनी में ध्रुव चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने वाली चेयर पर काव्या बैठी हुई थी। काव्या ध्रुव को देखते हुए कहती है, क्या यही वजह थी आपने हमारे रिश्ते को छुपाने की? ध्रुव जवाब देता है, हाँ, तुम अगर अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता देती तो वह कभी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देते। इतना बोलते ही ध्रुव चुप हो जाता है। वहीं काव्या ध्रुव को एकटक देखने लगती है। कुछ देर की शांति के बाद ध्रुव काव्या से, काव्या, काव्या जिसने अपनी पलकें झुका रखी थी वह ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव शीशे से आर पार दिख रहे कमरे में आदित्य को देखता है। फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम खुश तो हो ना? काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है। उसे भी ध्रुव के सवाल का मतलब समझ आ रहा था। काव्या ध्रुव को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। काव्या का जवाब मिलते ही ध्रुव मुस्कुराने लगता है। काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए पूछती है, क्या श्रेष्ठा आपकी वाइफ है? ध्रुव झट से जवाब देता है, नहीं। ध्रुव का ऐसा जवाब सुनकर काव्या कंफ्यूज सा उसे देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, मेरी जिंदगी है। काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए मुस्कुरा देती है और ध्रुव को देखकर कहती है, काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी। ध्रुव इस बार कुछ नहीं कहता, बस जुनूनियत से श्रेष्ठा को देखने लगता है। दोनों के बीच कुछ देर तक बिल्कुल शांति रहती है। फिर अचानक ही काव्या सीरियस होकर कहती है, आपने मुझे इतने वक्त तक सच्चाई से दूर क्यों रखा? आपको पता है मैं इस दर्द में बस जीती रही थी कि हमारे रिश्ते को चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्रुव भी अब सीरियस हो जाता है। वह आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे ये पता था कि तुम्हें जब सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगी। मैं नहीं चाहता था हमारे मिलने की खबर रुद्र भाई को पड़े। अगर ऐसा होता तो मैं इस बार तुम्हें बचा नहीं पाता। काव्या ध्रुव के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहती है, हमें पता है आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे माँ बाप की जान लेकर बहुत गलत किया। उन्हें अगर हमारी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो ले जाते। उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? बोलते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। ध्रुव काव्या को देखते हैं और फिर खड़े होकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। वह काफ़ी शांति से कहता है, काव्या, रुद्र भाई अब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हें पाना चाहता है। काव्या ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव आगे बोलता है, मैं रुद्र भाई के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। काव्या खड़ी होकर ध्रुव के साथ खड़ी हो जाती है। कुछ देर की शांति के बाद काव्या कहती है, अब आपकी सांस सिर्फ आपकी नहीं है, श्रेष्ठा से जुड़ चुकी है। आपको कुछ हुआ तो श्रेष्ठा कभी जी नहीं पाएगी, इसलिए अब आप सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके भाई मुझे पाना चाहते हैं तो मैं खुद उनसे लड़ूंगी, लेकिन आप बीच में नहीं पड़ेंगी। ध्रुव हैरानी से काव्या को देखने लगता है। काव्या ध्रुव के हाथों को अपने सिर पर रखकर कहती है, वादा कीजिए आप मेरे और आपके भाई के बीच में नहीं आएंगी। आप सिर्फ श्रेष्ठा के साथ खूबसूरत जिंदगी को जिएंगे। ध्रुव झटके से अपने हाथों को हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, ये वादा मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षा जिंदगी के लिए मैंने पहले ही किसी और को वादा कर दिया है। फिर थोड़ा रुककर श्रेष्ठा को मैं जिंदगी भर खुशियों से भरा जिंदगी दूंगा। वैसे भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत मजबूत। उसे ना कभी कुछ होगा और ना ही मैं होने दूंगा। काव्या एकटक बस ध्रुव को देखती है। काव्या पहले से ही जानती थी कि ध्रुव हमेशा से वही करता है जो वह चाहता है, इसीलिए वह बालकनी से कमरे में जाने लगती है कि अचानक से रुककर कहती है, अगर हमारी वजह से श्रेष्ठा की आंखों में एक आंसू के बूंद भी आई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आपने उसकी जिंदगी को मेरी वजह से खतरे में डाला तो हमें भूल जाएंगे कि हमारा कभी कोई रिश्ता था। बोलकर काव्या अंदर चली जाती है। काव्या को देखते ही आदित्य अपनी जगह से उठता है और उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है कि पीछे से ध्रुव की आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है काव्या। आदित्य और काव्या पीछे मुड़कर देखते हैं। ध्रुव उसके पास आकर सीधा आदित्य के हाथ पकड़ लेता है और आदित्य अपने हाथ को देखता है। ध्रुव अपने दोनों हाथों में आदित्य के हाथ को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, काव्या की पिता ने मुझे आखिरी सांस लेते हुए एक वादा मांगा था कि मैं काव्या की रक्षा करूं। वादा तो मैंने ले लिया, लेकिन वह वादा मैं आज तुम्हें सौंपता हूँ। आदित्य, तुम इस वादे
के हकदार हो। ध्रुव आदित्य का हाथ छोड़कर काव्या की तरफ देखता और कहता है, अगर आदित्य ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी। काव्या काव्या ध्रुव को देखती है, फिर आदित्य को। आदित्य अब भी श्रेष्ठा के पास जाकर हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या बस दोनों को जाते हुए देख रही थी। वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा काव्या को ही देख रहा था। ऐसे ही देखते हुए आदित्य मन में कहता है, वाइफी, रक्षा करने के लिए मुझे किसी वादे की जरूरत नहीं है। मैं हर पल हर वक्त रक्षा करूंगा। काव्या अब आदित्य को देखती है तो आदित्य आंखों के इशारे से पूछता है। काव्या नावे सिर हिला देती है। आदित्य काव्या को लेकर होटल रूम से निकल जाता है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर कार में बैठ जाता है। श्रेष्ठा सवालिया नजरों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा की नजरों को समझते हुए तुरंत जवाब देता है, मेरे पास सवालों के जवाब देने की बिल्कुल ताकत नहीं है। कहते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के गले लग जाता है। मुझे बहुत नींद आ रही है वाइफी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बालों में हाथ फेरने लगती है। कुछ ही देर में ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगे ही सो जाता है। श्रेष्ठा अपना फोन निकालकर देखने लगती है। फोन में वह गैलरी निकालकर फोटो को देखने लगती है। पूरी गैलरी में ध्रुव और श्रेष्ठा की ही तस्वीर थी, जिसमें दोनों बहुत खुश थे और अच्छे लग रहे थे। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए फोटो को देखकर फोन बंद कर देती है और धीरे से ध्रुव के कान में कहती है, आई लव यू ध्रुव। ध्रुव कसमकसाते हुए श्रेष्ठा को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वही काव्या ध्रुव की बातों को ही सोच रही थी। इसके अलावा आदित्य का कोई जवाब न देना भी काव्या को बहुत ज्यादा खटक रहा था। ध्रुव के बोलने पर काव्या ने आदित्य के चेहरे को देखा था। उस वक्त भी आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वैसे तो काव्या को अच्छी तरीके से पता था कि आदित्य हमेशा ही ऐसा रहता है, लेकिन उसे फिर भी आज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वह चाहती थी कि आदित्य उस वादे को स्वीकार ले, लेकिन उसका चाहना टूटता हुआ नजर आ रहा था। वह फिर एक बार उसी वक्त में पहुंच जाती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त भी आदित्य की बातों जो ये साबित करती थी कि आदित्य इस रिश्ते को तोड़ देगा। काव्या फिर एक बार उसी सिरे से पहुंच जाती है जहां से शुरुआत हुई थी। काव्या के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अर्जुन के ठीक होते ही आदित्य उसे छोड़ देगा। काव्या एकदम से बोल पड़ती है, अर्जुन ठीक होंगे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बोलते हुए काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या को ही देख रहा था। वह काव्या के सवाल को ड्राइवर और रोकी भी सुन लेते हैं। वह दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आदित्य के चेहरे को देखकर बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता था कि वह क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या काव्या के लिए उसके इमोशन कैसे हैं। रोकी ने आदित्य को एक बार तो फीलिंग देखी थी जब प्रीत ने काव्या को बक्से में बंद करके रखा था, लेकिन उसके बाद शायद ही उसने आदित्य के चेहरे पर कोई फीलिंग देखी हो। आदित्य बस एकटक काव्या को देखने लगता है। वही काव्या बेसब्री से अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद उसका इंतजार कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेने वाला था। आदित्य आंखें बंद करके सीट से टेक कर बैठ जाता है। काव्या का डर अब सच में बदलने लगता है। खामोशी की इस लहर में बस कार के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काव्या अब भी आदित्य को ही देख रही थी। वहीं रॉकी मिरर से आदित्य को और काव्या को देख रहा था। उसे भी आदित्य का जवाब न देना बहुत ज़्यादा खटक रहा था। काव्या का नेचर रॉकी को काफ़ी अच्छा लगता था, जिसे काव्या को ऐसे देख रॉकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वह जानता था कि काव्या आदित्य की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। अगर अभी आदित्य उससे दूर गया तो काव्या दर्द की दुनिया में दाखिल हो जाएगी। सवालों के घेरे में ही काव्या आदित्य से नजरें फेर कर बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। काव्या ने नजरें फेरते ही आदित्य अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखने लगता है। काव्या बिल्कुल उदास और गुमसुम सी बैठी हुई थी। आदित्य फिर एक बार आंखें बंद कर लेता है। खामोशी की सफर कुछ वक्त में खत्म हो जाती है। सारी गाड़ियां एक एक करके सिंघानिया विला में रुक जाती हैं। काव्या बिना वक्त गवाए आदित्य को बिना देखे विला के अंदर चली जाती है। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को जाते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर तक वह वैसे ही अपनी जगह पर बैठा रहता है। ड्राइवर और रोकी भी वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं। बहुत देर तक आदित्य कार में बैठा रहता है, फिर कार से बाहर निकलकर विला के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही ड्राइवर भी कार से निकल जाता है। तभी बस आदित्य को जाते हुए देख रहा था। कमरे में जाकर आदित्य देखता है तो काव्या सो चुकी थी। आदित्य काव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है, लेकिन पता नहीं उसे अचानक क्या होता है। वह अपने कदम पीछे करते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। रोकी बहुत देर तक कार में बैठने के बाद बाहर निकल जाता है। वह जा ही रहा था कि उसे कुछ एहसास होता है। वह मुड़कर पीछे देखता है। माया गार्डन में बैठी हुई थी। रॉकी घड़ी में टाइम देखता है जहाँ रात के 2 बज रहे थे। रॉकी कदम बढ़ाते हुए माया के पास चला जाता है। माया एकटक सामने देख रही थी। इतनी रात तक तुम ऐसे क्यों जागी हो माया? रॉकी एकदम से बोलता है। वजह तुम हो रोकी। वजह तुम हो रोक। एकदम से माया कहती है। माया के मुंह से सालों बाद अपना नाम सुनकर रोकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। कुछ देर तक ऐसे ही शांति रहती है। तभी माया एकदम से हड़बड़ाहट में कहती है, आई एम सॉरी सर। पता नहीं कैसे बोलते हुए माया रुक जाती है और बेंच से उठकर जाने लगती है। माया कुछ देर चली जाती है कि रोकी बुलाता है, माया। माया आवाज़ सुनते ही रुक जाती है। आज उसे रोकी की आवाज़ बिल्कुल सालों पहले जैसी लग रही थी। माया पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। रोकी घुटनों के बल कान पकड़कर उसे ही देख रहा था। रोकी एकदम से कहता है, आई एम सॉरी माया। तो आई एम सॉरी माया। दोस्तों, आपने अभी तक स्टोरी को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। हो सके तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। माया एकटक रोकी को देखने लगती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर रोकी कह क्या रहा है। माया थोड़ा हिचकिचाहट में कहती है, सर कि आप। रोकी अपनी जगह से खड़ा होकर माया के पास जाता है और माया के एक हाथ में पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, कब तक यूं मुझे सर बुलाकर अजनबी बनाती रहोगी? कॉल मी रोक। माया एकटक रोकी की आंखों में देखते हुए कहती है, वो हक तो तुमने मुझसे छीन लिए थे ना। वो नाम हमारे प्यार का एक हिस्सा था, लेकिन अब तो प्यार ही खत्म हो चुका है, तो फिर ये नाम क्यों? रोकी माया के चेहरे को दोनों हाथों में थामकर अपने होठों
से माथे को चूम लेता है और फिर आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू माया। माया एकदम से सुन पड़ जाती है। रॉकी फिर एक बार कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें खुद से इतना दूर रखा। सच्चाई का पता मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि मैं खुद की नज़रों में गिर चुका था। तुम्हारे प्यार पर शक करके मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिलाना सकता था। रॉकी आगे कहता है, मुझे लगा मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन तुम्हें खुद के लिए रोज तड़पता मैं देखते आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता माया। क्या हम अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं? माया झटके से रोकी के गले लग कर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। इसके बावजूद मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हें नहीं पता मैंने किस कदर खुद को संभाला है। रॉकी माया के बालों पर हाथ फेरते हुए शांति से कहता है, आई एम रियली सॉरी माया। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। माया कसकर रॉकी को पकड़ लेती है। रॉकी भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। सुबह के वक्त काव्या की आंख धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य दिखता है, जो कब से उसे ही एकटक देख रहा था। काव्या उसके मुंह फेरते हुए उठकर बैठ जाती है। आदित्य सीधा जाकर काव्या को गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। काव्या बस हैरानी से उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या को शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। दोनों की नजरें अब एक दूसरे से में मिल जाती हैं। आदित्य काव्या के कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और एक हाथ उसके गालों पर रखते हुए कहता है, सवाल तब पूछना चाहिए जब जवाब मिलने की संभावना हो। तुम्हें पता है कि मैं बात उसी वक्त करता हूँ जब हमारे बीच कोई ना हो, लेकिन इसके बावजूद तुम हर वक्त मेरी खामोशी को गलत क्यों समझ जाती हो? वाइफी। वाइफी शब्द सुनते ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देख रही थी। दोनों के ऊपर शावर का पानी कुछ इस हद तक गिर रहा था कि शरीर को पूरा भिगा दे रहा था। आदित्य अपना हाथ उठाकर काव्या को छोड़कर जाने लगता है। तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे आपकी खामोशी से डर लगता है। अचानक रिश्ते में जो हम बंधे हुए हैं, इस अनचाहे रिश्ते में जो हम बंधे हुए हैं, इस रिश्ते के टूटने से डर लगता है। आपकी जो आदत मुझे लग चुकी है, इस आदत को छूटने से डर लगता है। आदित्य पीछे मुड़कर काव्या को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर यह सब बोलते हुए डर दिख रहा था। आदित्य काव्या के थोड़े करीब जाकर दोनों हाथों से चेहरे को थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, डर तो मुझे भी लगता है। अपनी किस्मत से जन्म होते ही मेरी किस्मत ने मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया। उसके बाद मेरे सारे परिवार को दूर रख कर दिया। ऐसे ही अगर किस्मत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। आदित्य, तो मुझे भी तुम्हारी लत लग चुकी है। इस आदत को छूटने का मुझे भी डर लगता है। आदित्य आगे कहता है, भाई भी मुझे पता है कि हमारी ज़िंदगी जिस तरह से शादी हुई है और उसके बाद जो मैंने तुम्हें छोड़ने की बात कही थी, वह सब बातें अब भी तुम्हारी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन तब और अब में बहुत अंतर हो चुका है। चीज़ें बदल चुकी हैं, एहसास बदल चुके हैं और हमारा रिश्ता काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। काव्या एकटक आदित्य की बातों को सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत सुकून मिल रहा था। वह जिस बेचैनी और डर में थी, वह पल भर में खत्म हो चुका था। आदित्य फिर एक बार कहता है, भले ही मैंने तुम्हें शादी के वक्त वो 7 वचन नहीं दिए थे, ना ही मांग भरते समय अपनी पत्नी स्वीकारा था और ना ही मंगलसूत्र पहनाते समय तुम्हें खुद से बांधा था, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मैंने जो तुम्हारे गले पर मंगलसूत्र पहनाया, उसी वक्त मैंने तुम्हें खुद से बांध लिया था। मांग में जो सिंदूर भरा, उसी वक्त मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार लिया था। 7 वचन मैंने उसी वक्त तुम्हें दे दिए थे जब मंदिर में तुम्हारे साथ जाकर गोद में उठाकर मंदिर के 7 चक्कर लगाए। काव्या को वो सारे पल आंखों के सामने नजर आने लगे, जिस पल वह अनजान थी कि आदित्य ने उसे इस कदर अपना बना लिया था। आदित्य काव्या का एकदम करीब आकर कहता है, हमारे मन मिल चुके हैं, एहसास मिल चुके हैं, जज्बात मिल चुके हैं। अब बस जिस्म और रूह का मिलना बाकी है, लेकिन इसके लिए तुम अब तैयार नहीं हो। कहते हुए आदित्य फिर एक बार काव्या को छोड़कर जाने लगता है कि काव्या फिर एक बार उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तैयार हूँ तो? आदित्य फिर एक बार काव्या के पास जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं वाइफी, तुम अब भी तैयार नहीं हो। तुम अब भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई हो। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं हमारे रिश्ते को तोड़ दूंगा। कुछ वक्त और इंतजार कर लेते हैं वाइफी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस्म के मिलने के बाद हमारे बीच दूरियां आए। काव्या कुछ देर तक आदित्य की आंखों में देखती है, फिर एकदम से उसे गले लग जाती है। आदित्य काव्या की भीगी पीठ पर हाथ रखते हैं। सावर का पानी आदित्य के सिर से होकर काव्या के ऊपर पड़ रहा था। दोनों अब पूरी तरह से भीग चुके थे। पानी की हर एक बूंद उनकी एहसासों को बढ़ावा दे रही थी। आदित्य और काव्या दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी। काफी देर तक सावर के नीचे खड़े रहने से काव्या ठंड से आदित्य के सीने में खुद को समेटने लगती है। आदित्य को जब यह एहसास होता है, वह तुरंत सावर को बंद कर देता है और काव्या से अलग होने लगता है, तो काव्या उसे और कसकर पकड़ लेती है। आदित्य धीरे से कहता है, वाइफी चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन काव्या आदित्य की बातों को सुनकर और कसकर उसे पकड़ लेती है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर चारों तरफ नजर घुमाते हुए देखने लगता है। तभी उसे साइड में टॉवल दिखता है। वह आंखें बंद करते हुए काव्या की साड़ी को निकालने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या सिरते हुए आदित्य की ओर भी ज़्यादा चिपक जाती है। आदित्य अब काव्या की ब्लाउज के बटन खोल कर ऊपर उतार देता है। आदित्य के हाथ अब काव्या की ब्रा के हुक पर खोलने लगते हैं। कुछ वक्त में काव्या की ब्रा नीचे होती है। काव्या की अपर पार्ट अब पूरी तरह से नग्न हो चुका थी। आदित्य टॉवल को लेकर काव्या को ढक देता है। उसके बाद अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखने लगता है, जिससे गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। वह शर्मा रही थी। आदित्य झुककर काव्या के कान में धीरे से कहता है, अब तक तो मैंने तुम्हारे जिस्म को देखा ही नहीं है,
तो ऐसा हालत हो गई है, जब मैं देखूंगा तो क्या होगा। काव्या शर्म से आदित्य के सीने में छुप जाती है। काव्या की हरकत पर आदित्य मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर निकलता है। काव्या नीचे गिरी हुई अपनी साड़ी और ब्लाउज और ब्रा को देखकर और ज़्यादा शर्माने लगती है। वह उनको उठाकर साइड में रखती है और फिर चेंज करके बाहर चली जाती है। बाहर आदित्य कबर्ड के सामने खड़ा शर्ट उतार कर दूसरा पहन रहा था। आदित्य को देखकर काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर एक बार काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आदित्य शर्ट पहनकर काव्या के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है, फिर बारी बारी से दोनों गालों को चूम लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा यूँ शर्माना थोड़ा संभाल कर रखना वाइफी। मन का भरोसा नहीं, कब क्या करके ने करने का करी। आदित्य अब काव्या से दूर होकर रेडी होने लगता है। काव्या आदित्य की बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। काव्या खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य के पास जाकर कहती है, आप नीचे नाश्ता करने नहीं जाएंगे। आदित्य आईने में देखते हुए ही कहता है, तुम क्या चाहती हो। काव्या एकदम से कहती है, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ ही नाश्ता करें। आदित्य काव्या को खींचकर अपने आगे कर लेता है और पीछे से पकड़कर आईने में देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम तैयार हो जाओ। काव्या मुस्कुराते हुए सिंदूर की डिब्बी उठाती है और खोलकर आईने में आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के आगे आकर सिंदूर लेकर काव्या की मांग में भर देता है। काव्या सिंदूर की डिब्बी को बंद करके रखती है। आदित्य अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ा देता है तो काव्या मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। अब दोनों कमरे से निकल जाते हैं। सीढ़ियों से होते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे उतर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी की नज़र दोनों पर पड़ती है तो एक सुकून से भरी मुस्कुराहट सबके होठों पर आ जाती है। शहर से दूर एक बड़ी सी जमीन पर साम्राज्य फैलाया हुआ था। उस बड़े से साम्राज्य का मालिक रुद्रांश सूर्यवंशी अपने बड़े से विला के कमरे की चेयर पर एक पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। उसके सामने चेयर पर एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत एकदम से बहुत ज़्यादा खराब थी। एक बॉडीगार्ड आकर उस आदमी के सामने कुछ पेपर्स रखता है। वह आदमी नफरत से रुद्रांश को देखकर कहता है, चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा। रुद्रांश डेविल स्माइल देते हुए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो वह बॉडीगार्ड किसी को कॉल करता है। कुछ ही पल में एक दूसरा आदमी बॉडीगार्ड एक लड़की का बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर आता है और आगे धकेल देता है। वह लड़की सीधा रुद्रांश के सामने जाकर गिरती है। रुद्रांश लड़की को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके चेहरे पर से होते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कितनी नाजुक से इसे पाला है तुमने, पर तुम्हारी एक गलती इस नाजुक की इज्जत पर आ सकती है। अगर मैंने इसे छूना शुरू किया तो फिर एक हफ्ते तक मेरे पैर से नीचे नहीं उतर सकती। वह लड़की डर से कांपते हुए अपने पापा को देखने लगती है। वही सामने बैठा आदमी गुस्से से रुद्राक्ष को देख रहा था। रुद्राक्ष लड़की के होठों को सहलाते हुए कहता है, जाने मन। उफ, ये क्या बोल दिया। मेरी जाने मन तो कोई और है। अच्छा सुनो, अपने इस बाप को समझाओ, बहुत दिनों से मुझे परेशान करके रखा हुआ है। इससे कहो कि ज़्यादा परेशान ना करे, वरना फिर सारी परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सामने बैठा आदमी गुस्से से चिल्लाता है, नामर्द, मेरी बेटी से क्या बात कर रहा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। रुद्रांश गुस्से में गन निकालकर उस आदमी के पैर पर शूट कर देता है। वह लड़की और ज़्यादा डर से कांपने लगती है। उस आदमी के पैर से झरझर खून बहने लगता है। रुद्रांश, नामर्द बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मर्दानगी देखनी है ना तुझे, अब मैं दिखाता हूँ। रुद्रांश लड़की को उठाकर खड़ा होता है और लड़की को खींचते हुए लेकर बेड पर फेंक देता है। वह आदमी अपने सामने अपनी बेटी की इज्जत पर आंच आते देख गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज उसे कुछ मत करना, जो करना है मेरे साथ करो। लेकिन रुद्रांश उसकी बात ना सुनकर अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। वह लड़की डर से सिकुड़ने लगती है। रुद्रांश लड़की का पैर पकड़कर खींच लेता है और उसके ऊपर आकर गर्दन पर जोर जोर से काटने लगता है। वह लड़की डर से चिल्लाने लगती है। तभी वह आदमी जोर से चिल्लाता है, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। रुद्रांश रुक कर डेविल स्माइल देता है और लड़की के गाल को थपथपाते हुए कहता है, यू आर वेरी लकी। बोलते हुए रुद्रांश लड़की के ऊपर से हटकर अपनी शर्ट पहनकर फिर से आदमी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। बॉडीगार्ड उस आदमी के हाथों की रस्सी खोल देते हैं तो वह आदमी जल्दी से सारे पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। रुद्रांश पेपर को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वह आदमी खड़ा होकर लटकाते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसे बुलाने लगता है। वह लड़की बेड पर उठकर अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। वहीं रुद्रांश अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में दो बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें एक काव्या की थी और दूसरी आदित्य की थी। रुद्रांश काव्या की तस्वीर को देखते हुए कहता है, जाने मन, और कितना तड़पाओगी मुझे, मैं तुम्हें पाने के लिए बेकरार हूँ। फिर आदित्य की तस्वीर को तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आदित्य सिंघानिया, तुमने मेरी जाने मन को अपना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दुश्मनी तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन अब ये हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे तेरे नाम से ही नफरत है। तो आखिर क्या थी पहले से दुश्मनी आदित्य के साथ उसकी, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। काव्या गार्डन में बैठी हुई आदित्य की हर एक बातों को सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसको यूं बिना मतलब मुस्कुराता देख अनुराग अजीब नजरों से देखने लगता है। अनुराग जल्दी से जाकर काव्या के साथ बैठकर सिर पर हाथ रखकर चेक करने लगता है। फिर गले पर हाथ रखता है तो काव्या कंफ्यूज सा होकर पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं। अनुराग, मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। काव्या अजीब नजरों से अनुराग को देखती है तो अनुराग कहता है, अब आप अकेले बैठी मुस्कुराएंगी तो। इतना बोलते ही अनुराग काव्या को देखता है और फिर कहता है, भाभी कहीं आपको भूत प्रेत का तो साया नहीं लग गया। इतना बोलते ही अनुराग काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वह एकदम से उठकर काव्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। काव्या सवाले नजरों से देखते हुए कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। अनुराग झट से कहता है, पंडित जी के पास। काव्या उसकी पूरी बातों को समझकर रुक कर घूटने लगती है। अनुराग भी रुक कर काव्या को देखने लगता है। अनुराग, क्या हुआ,
चलिए जल्दी से जल्दी आपको लेकर जाना पड़ेगा। तभी सौरभ की आवाज़ आती है। कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? अनुराग जल्दी से कहता है। सौरभ भाई, भाभी के सिर में आत्मा भाभी के शरीर में आत्मा है। सौरभ एक नज़र काव्या को देखता है तो जो घूर कर अनुराग को ही देख रही थी। सौरभ समझ जाता है कि जरूर अनुराग ने अपना सपना सोच लिया होगा। वह भी अनुराग को घूर कर देखने लगता है। अनुराग अब दोनों को देखने लगता है। सौरभ वार्निंग देते हुए कहता है, अगर अभी तुमने भाभी को परेशान करना नहीं छोड़ा तो मैं आदि को बता दूंगा कि तुम उसकी क्यूट सी वाइफ को परेशान कर रही हो। अगर झट से अनुराग झट से काव्या का हाथ छोड़ देता है। वहीं काव्या सौरभ की बात सुनकर उसे देखने लगती है। सौरभ काव्या की नजरें खुद पर देखकर अनुराग को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। काव्या दोनों को ज्यादा देखकर मुस्कुरा देती है। तभी माया बाहर आती है। आज माया का लुक थोड़ा चेंज था। माया हमेशा जींस और शर्ट पहने करती थी, लेकिन आज उसने एक गाउन पहना था। चेहरे पर थोड़ा मेकअप। माया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माया आगे बढ़ते हुए काव्या के पास पहुंच जाती है। काव्या माया को देखते हुए पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? माया सपाक जाती है। माया इधर उधर देखते हुए, वो मैम मैं वो इसके आगे वह कुछ बोलती ही नहीं पा रही थी। काव्या बस उसे ही अजीब बातों करता देख सुन रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है। डेट पर काव्या सामने देखती है तो रुखसार मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रही थी। माया सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। काव्या असमंजस में कभी रुखसार को देखती है तो कभी माया को। रुखसार मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी माया रोकी भाई के साथ डेट पर जा रही है। काव्या हैरानी से माया को देखती है। वही माया तो यहाँ से बस भागना चाहती थी। काव्या देर तो हैरान काव्या देख तो हैरान रही थी, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने कर कहती है, अच्छा तो उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला। माया तुरंत कहती है, मैं सॉरी मैम, बट उस वक्त बताना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। काव्या मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। काव्या अपनी आंखों को काजल लेकर माया को लगा देती है और कहती है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी की नज़र ना लग जाए। माया काव्या को देखकर बस मुस्कुरा देती है। अचानक माया का फोन रिंग होता है। यह रोकी का कॉल था। माया मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके साइड में बात करती है। उधर से रोकी कुछ बोलता है तो माया उदास सा चेहरा बनाकर लेती है। माया कॉल कट करती है। उसे यूं उदास देखकर काव्या पूछती है, क्या हुआ? माया उदास होकर कहती है, रोकी ने कहा है कि वो बिजी है, सर को ऑफिस में ज़्यादा काम है। काव्या को माया को उदास देखकर बुरा लगता है। कुछ देर तो वह वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन एकदम से उसे कुछ याद आता है। तो वह अपना फ़ोन निकालकर आदित्य को कॉल करती है। पहली और दूसरी बार में आदित्य का कॉल रिसीव नहीं करता तो काव्या मायूस हो जाती है। तभी आदित्य का रिटर्न कॉल आता है। काव्या मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। हाँ बोलो। इधर उधर से आवाज़ आती है। काव्या थोड़ा मायूस से जवाब देती है, हमें कहीं जाने का मन कर रहा है। आदित्य तुरंत बोलता है, ठीक है मैं बॉडीगार्ड को बोल दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर चले जाएंगे। आदित्य से जवाब सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है। वह कहती है, हमें आपके साथ जाना है। काव्या के यह बोलते ही बिल्कुल शांति छा जाती है। कुछ देर बाद उधर से आदित्य बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। यह सुनते ही काव्या खुश हो जाती है और कॉल कट करके माया को देखते हुए थम्स अप का इशारा दिखा देती है। माया का फ़ोन फिर से एक बार रिंग होता है। माया कॉल रिसीव करके बात करके कॉल कट कर देती है और काव्या को देखते हुए कहती है, थैंक यू मैम। माया अब वहाँ से चली जाती है। रुखसार बस उसे ही जाते हुए देख रही थी। वह एकदम से कहती है, मुझे ही प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? काव्या रुखसार के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ज़िंदगी ने आपको और एक मौका दिया है तो आप उसे अपने क्यों नहीं लेती? रुखसार कन्फ्यूजन से काव्या को देखने लगती है। काव्या रुखसार के गालों पर हाथ रखकर कहती है, हमें पता है कि किसी और के बच्चे को कोख में रखकर किसी और को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। हम इस सौरभ को इतना तो जान ही गए हैं कि जो वो कहते हैं करते भी हैं। उन्होंने एक बार अपना कर देखिए, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। रुखसार एकदम से हैरान रह जाती है। काव्या उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अनुराग को सब कुछ पता था तो उन्होंने मुझे बता दिया। काव्या या रुखसार और कुछ बोल पाते उससे पहले ही आदित्य की कार आकर रुक जाती है। काव्या रुखसार को देखकर कहती है, ठीक है हम चलते हैं। काव्या कार की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रुखसार काव्या को देखकर उसकी बातों को समझने लगती है। काव्या पीछे जाकर बैठ जाती है। आदित्य सवालिया नजरों से उसे देखता है। काव्या समझ जाती है कि आदित्य उसे क्या पूछना चाहता है। काव्या अपने सिर को आदित्य के कंधों पर रखकर कहती है, हमें एक खूबसूरत सी जगह जाना है जहाँ आपके और मेरे सिवा सिर्फ खामोशी हो। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। आदित्य के इशारों को समझकर ड्राइवर कार चला लेता है। कुछ वक्त कार चलते हुए एक जगह पर रुक जाती है। काव्या कार से नीचे उतरती है। आदित्य भी बाहर आता है और काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। काव्या को ये जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। वह थोड़ा दिमाग पर जोर देती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ये वही जगह थी जहाँ काव्या शादी के कुछ वक्त बाद भाग कर आई थी, जहाँ आदित्य ने उसे पकड़ा था। उस वक्त काव्या को ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उसने इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी। काव्या इस जगह में फिर से आना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आदित्य काव्या को लेकर ढलान में बैठ जाता है। काव्या भी आदित्य के साथ बैठ जाती है। काव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे ये जगह पसंद है? आदित्य काव्या के हाथ से उसका फ़ोन लेता है और गैलरी ओपन करके एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, इसे फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, आई मिस दिस प्लेस। कि काव्या ये देखकर मुस्कुरा देती है। आदित्य काव्या को वापस फ़ोन देता है और काव्या अपना फ़ोन लेकर आदित्य का फ़ोन लेती है। वह जैसे ही फ़ोन ओपन करती है तो उसी नज़रें वॉलपेपर की फ़ोटो पर पड़ती है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। वॉलपेपर की फ़ोटो पर काव्या की मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। काव्या को इस तरह देखता पाकर आदित्य काव्या की तरह झुककर माथे को चूम लेता है। काव्या आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने पर से लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया रोगी के ऊपर बैठी सीने से लगी हुई थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। एक दूसरे को देखते ही इतने दिन की तड़प आज दोनों मिटा रहे थे। रोकी अपने हाथों में से माया के चेहरे को छूते हुए कहता है, माया कैन आई किस यू?
माया पलक झपका देती है और शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। रोकी माया को यूं शर्माता देख मुस्कुरा देता है। रोकी अब धीरे धीरे माया की तरफ झुकने लगता है। माया की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। अपनी नजरों को ऊपर तक नहीं उठाती है। होठों से थोड़ी टच होते ही माया कसकर आंखें बंद करते हुए रोकी को कसकर पकड़ लेती है। रोकी माया के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और काफी फैशन से किस करने लगता है। रोकी माया की कमर को जकड़ते हुए किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की किस डीप और इंटेंस होने लगती है। माया भी रोकी का पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक किस करते रहने से दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। रोकी माया के होठों को छोड़ कर गर्दन पर मुंह छुपाकर सांसें लेने लगता है। वहीं माया के हाथ अब रोकी की पीठ पर होते हैं। वह भी गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंगालिया विला में आज हॉल पर अलग ही तरह की शांति छाई हुई थी। सर्वेंट के अलावा हॉल में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। सारे लोग अर्जुन के कमरे में उपस्थित थे क्योंकि आज अर्जुन पूरे 8 महीने बाद अपने परिवार के पास लौटा था। विशाखा जी की आंखें खुली खुशी से नम हो चुकी थी। अर्जुन भी सभी से मिल रहा था। अर्जुन के सारे चोट तो पूरी तरह से भर चुके थे, लेकिन कमजोरी उसके शरीर में काफ़ी दिख रही थी। विशाखा जी अर्जुन के पास बैठकर उसके गालों को छूते हुए कहती है, कितने वक्त तक आपने हमें इंतजार करवाया, आपको हमारी याद नहीं आई। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों को विशाखा जी के हाथों पर रखकर कहता है, माँ अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब और कहीं नहीं जाऊंगा। विशाखा जी अर्जुन के बालों पर हाथ फेरती है और झुककर माथे को चूम लेती है। सभी परिवार से अर्जुन मिलता है, सबका ध्यान अर्जुन पर ही था। तभी पायल की झनकार से अर्जुन की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। अर्जुन के साथ ही परिवार के हर एक सदस्य की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर सिंपल सी लाल साड़ी, हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर, गले पर मंगलसूत्र और पैरों पर पायल पहनी बिल्कुल सिंपल लुक में खड़ी थी। सबकी नजरें काव्या से हटकर अर्जुन पर चली जाती हैं, जो एकटक काव्या को ही देख रहा था। अर्जुन तो काव्या के फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था। इसके बाद शादी के वक्त जब काव्या उसके सामने थी, तब उसे रियल लाइफ में काव्या को देखा था, और आज पूरे 8 महीने बाद तो अर्जुन काव्या में ही पूरी तरह से खो गया था। अर्जुन को इस वक्त बस काव्या ही दिख रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। विशाखा जी को अर्जुन की नज़रों में काव्या को पाकर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। आखिर में बेचैनी तो होनी ही थी। काव्या अर्जुन की पहली पसंद थी। अगर अर्जुन की किसी शब्द ने काव्या के बने रिश्ते को तोड़ दिया तो विशाखा जी ये शायद ही बर्दाश्त कर पाती। काव्या की वजह से ही तो आदित्य इतना बदला था। अगर काव्या उससे दूर हुई तो आदित्य फिर एक बार पहले की तरह अकेला में जीने लगेगा। विशाखा जी की बेचैनी को पृथ्वीराज अच्छे से समझ रहे थे। पृथ्वीराज विशाखा के कंधे पर हाथ रखकर शांत रहने का इशारा करते हैं। वहीं अनुराग और सौरभ की नज़र भी अर्जुन पर टिकी हुई थी। वैसे तो अनुराग सबसे ज़्यादा अर्जुन से ही अटैच था, लेकिन अब उसे काव्या का अर्जुन का होना बहुत रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अनुराग ने भी काव्या और आदित्य की बॉन्डिंग देखी थी, जिसे उसे बहुत अच्छा लगता था। काव्या की नज़रें पहले तो अर्जुन पर थी, लेकिन अर्जुन की नज़रों को खुद पर पाकर काव्या काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। काव्या रूहानी के बगल में सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। वहीं अर्जुन अब भी बस काव्या को ही देख रहा था। अचानक ही अर्जुन की नज़र काव्या की मांग पर चली जाती है। उसके बाद वह काव्या के गले में पहने मंगलसूत्र को देखता है। काव्या को सुहागन रूप में देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को अच्छी तरह से पता याद था कि उसकी शादी काव्या से नहीं हुई थी। अगर शादी ही नहीं हुई तो काव्या सुहागन रूप में क्या कर रही है, वही सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। अर्जुन सवाल नजरों से अरुणी देवी को देखता है। वह कहता है, दादी ये काव्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों है। अर्जुन के सवाल से सभी लोग काव्या को देख करने लगते हैं। काव्या का हाथ अपने मंगलसूत्र पे चला जाता है। वह अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे कोई उसका मंगलसूत्र छीन रहा हो। अर्जुन भी ये देख लेता है। अर्जुन फिर एक बार सवाल करता है, हमारी तो शादी नहीं हुई। तो फिर अर्जुन इसे आगे कुछ बोलता है। अरुणी देवी तुरंत कहती है, काव्या की शादी हो चुकी है। अर्जुन अर्जुन पूरा सॉफ्ट हो जाता है। वह वैसे ही हैरानी से कहता है, काव्या की शादी हो चुकी है, पर किससे। विशाखा जी डर और बेचैनी से पृथ्वीराज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। काव्या भी कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लेती है। तो दोस्तों, आखिर कैसे रिएक्ट करेगा अर्जुन जब उसे पता चलेगा कि काव्या की शादी आदित्य से हो गई है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसे रिएक्ट करने वाला है अर्जुन। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको बताऊं कि अर्जुन कैसे रिएक्ट करेगा। अर्जुन का ऐसा सवाल से अरुणी देवी काव्या को देखती है, फिर अर्जुन को देखते हुए कहती है, आदि से। अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अरुणी देवी अर्जुन के पास जाकर बैठ जाती है। अरुणी देवी एक हाथ बढ़ाकर अर्जुन के गालों से रखते हुए कहती है, हमें पता है कि आपको काव्या बहुत पसंद थी, लेकिन हमने हमने तो आपको पहले ही शादी करने की वजह बताई थी। ये सुनते ही अर्जुन बीते वक्त में चला जाता है। फ्लैशबैक, अरुणी देवी के लाइव फोटो को अर्जुन बस देखता रहा था। पहले तो वह मान ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसे काव्या की फोटो देखी, उसे देखते ही खो गया। अरुणी देवी अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पसंद तो है ना आपको। अर्जुन खोए अंदाज में कहता है, हाँ दादी, मुझे ये पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अरुणी देवी के होठों पर मुस्कान बढ़ जाती है। तभी कमरे में विशाखा जी आती है। अरुणी देवी विशाखा जी को देखते कर आंखें झपका देती है, जिसे देखकर विशाखा खुश होकर काव्या की फोटो को लेकर देखने लगती है। फोटो देखते ही विशाखा जी की मुस्कान और ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी अरुणी देवी कहती है, शादी कल ही है। ये सुनते ही दोनों चौंक कर अरुणी देवी को देखते हैं। अरुणी देवी का भी यही चाहती है कि काव्या की शादी कल ही हो, क्योंकि उसके पास कल तक का ही वक्त है। विशाखा जी परेशान सा कहती है, लेकिन माँ इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी, और कल तक का ही वक्त है का क्या मतलब है, वह कहाँ जा रही हैं। अरुणी देवी दुख भरे स्वर में कहती है, इस दुनिया से दूर मेरी काव्या मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। विशाखा जी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह एकदम से पूछती हैं, क्या काव्या ये शादी करना चाहती है। अरुणी देवी बिल्कुल चुप हो जाती है। उन्हें चुप देखकर विशाखा जी मन में डर सा उमड़ने लगता है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि यह रिश्ता किसी दबाव में बने। उसे अपने और पृथ्वीराज के रिश्ते को देखा था, जो पहले बहुत खराब था। पृथ्वीराज के किसी और से प्यार करने की खबर
से विशाखा जी पूरी टूट चुकी थी। भले ही वह किसी को दिखाती नहीं थी, लेकिन रातों के अंधेरों में विशाखा जी अकेली बंद कमरे में रोया करती थी। पृथ्वीराज हमेशा विशाखा से दूर ही रहा करते थे। इस बात से विशाखा जी काफ़ी ज़्यादा तड़पती थी। विशाखा जी कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन की लाइफ में भी ऐसा ही हो। विशाखा जी अपने डर के साए में ही जी ही रही थी कि अरुणी देवी की बात सुनकर वह सच में बदल जाती है। काव्य के कहने पर शादी कर रही है। काव्या पूरी अकेली पड़ चुकी थी, इसीलिए काव्य बस उसे एक परिवार देना चाहती है। और हमें पता है वक्त के साथ काव्या भी इस रिश्ते को अपना लेगी। ये बात सुनकर तो विशाखा जी के सीने में खंजर मारने का काम कर देती है। अर्जुन अरुणदेव के हाथों को थामते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं काव्या को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अर्जुन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, प्लीज कर। अर्जुन ये सब सोचते हुए काव्या को देखकर कहता है, मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर सभी काव्या की तरफ देखते हैं। अरुणी देवी सबको बाहर जाने का इशारा करती है और खुद भी बाहर चली जाती है। अर्जुन काव्या को देखता है और जो सिर झुकाए ही अभी वहीं पर खड़ी थी काव्या अर्जुन की आवाज़ सुनकर काव्या उसे देखने लगती है। अर्जुन अपने पास आने का इशारा करता है। काव्या धीरे कदमों से चलकर अर्जुन की कुछ दूरी पर रुक जाती है। अर्जुन काव्या को अपने पास बैठने का इशारा करता है। काव्या कुछ सोचती है, फिर अर्जुन के पास बैठ जाती है। अर्जुन एकदम से काव्या के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। काव्या कुछ सहम सी जाती है। अर्जुन तुरंत कहता है, तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। काव्या अर्जुन को देखने लगती है, जिससे आंखों में सच्चाई साफ लग रही थी। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, सच में। मैं तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही दीवाना हो गया। तुमसे कभी बात करने का वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए आज कह दिया। अर्जुन के ये बोलते ही काव्या नजरें झुका लेती है। अर्जुन काव्या का चिन पकड़कर चेहरा ऊपर करता है तो काव्या अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, काव्या तुम खुश तो हो ना? आदि को जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। वह बहुत कम बात करता है और रिश्तों को भी बस खामोशी से ही अपनाता है। काव्या अर्जुन को एकटक देखने लगती है। अर्जुन भी काव्या को खूबसूरत आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। काव्या नजरें झुकाते हुए कहती है, हाँ हम खुश हैं। हमें पता है कि वह बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इसे हमारे रिश्ते में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्जुन का फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। फिर कुछ वक्त बाद अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, सीरियसली काव्या, तो मेरी नहीं हुई, ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। रूप जितना खूबसूरत है, आवाज़ बिल्कुल उसी तरह मीठी। काव्या फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। अर्जुन काव्या के चिन को फिर एक बार पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और आदि के रिश्ते के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आदि अब अकेला नहीं रहा। काव्या अर्जुन की आंखों में गहराई से देखने लगती है। सच में अर्जुन की आंखों में काव्या को खोने के दुख से ज़्यादा आदित्य के लिए खुशी नजर आ रही थी। काव्या अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगती है। काव्या कंफर्टेबल होकर अब अर्जुन से बातें करने लगती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, काव्या वैसे तो पहले से ही हमारा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अलग रिश्ता रखना चाहता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? काव्या कुछ देर तक अर्जुन के हाथ को देखती है, फिर अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। काव्या कुछ देर तक अर्जुन के साथ बैठती है, फिर कमरे में से जाने लगती है। अर्जुन एक तक काव्या को जाते हुए देखता है। वह तब तक काव्या को देखता है जब तक काव्या उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। काव्या के जाते ही अर्जुन के चेहरे पर एकदम से परेशानी और गंभीरता के भाव उभरने लगते हैं। काव्या जाकर सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। सभी हाल पर बात करने में मगन ही हो जाते हैं। तभी सौरभ अपने बैग से लेकर बाहर आता है। सबकी नजरें उस पर ठहर जाती है। काव्या एकदम से खड़ी होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ अपने बैग साइड में रखकर काव्या के पास आकर कहता है, भाभी मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका है, तो अब मुझे जाना होगा। सौरभ के ऐसे बोलते ही सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। वहीं काव्या रुखसार को देखने लगती है तो एक टक सौरभ को ही देख रही थी। विशाखा जी आगे आकर सौरभ को कान पकड़ लेती है और नाराजगी से कहती है, अच्छा, तो अब हम इतने अजनबी हो गए कि आप यहाँ काम होने पर ही रुकेंगे? सौरभ चिल्लाते हुए कहता है, आंटी दर्द हो रहा है। विशाखा जी कान छोड़कर नाराजगी से देखते लगती है। सौरभ विशाखा जी के सामने जाकर एकदम से गले लग जाता है और कहता है, आंटी मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली हमारे सीनियर डॉक्टर ने फिर से मुझे लंदन जाने का ऑर्डर दिया है। अब सीनियर डॉक्टर की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। सौरभ विशाखा जी से दूर होकर खड़ा हो जाता है। तभी काव्या पूछती है, आप कब तक वापस आएंगे? सौरभ जवाब देता है, शायद 6 महीने, 1 साल या 2 साल भी हो सकता है। उसे भी ज़्यादा वक्त का अंदाजा नहीं है कब तक वहाँ रहना है। ये सुनते ही काव्या मायूस हो जाती है। रुखसार के दिल में बेचैनी सी होने लगती है। सौरभ बड़ू का आशीर्वाद लेता है और सबसे मिलकर बाहर चला जाता है। रुखसार, रूहानी, रुमानी, रोहान, अनुराग और काव्या सौरभ को बाहर तक छोड़ने आते हैं। कुछ देर तक वो तो सब बातें करते हैं। रूहानी तो को तसंस का कॉल आता है तो वो चली जाती है। काव्या रूमानी को लेकर चली जाती है। अनुराग रोहान को लेकर चला जाता है। अब सौरभ और रुखसार के अलावा कोई नहीं था। सौरभ रुखसार के पास जाता है। रुखसार सौरभ को देखते हुए कहती है, आपका जाना जरूरी है? सौरभ हैरानी से रुखसार को देखता है। रुखसार हड़बड़ाते हुए कहती है, हमारा मतलब है आप यहाँ कहीं भी तो हॉस्पिटल में रह सकते हैं। सौरभ एकदम चुपचाप रुखसार को देखता है। रुखसार अब नजरें झुका लेती है। सौरभ रुखसार की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो कॉल कर देना। और रही बात जाने की, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है।
तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं लंदन में ही रहता हूँ। वहाँ मेरा पूरा परिवार है। रुखसार कार्ड लेकर सौरभ को देखती है। सौरभ बाय बोलकर कार में बैठकर चला जाता है। रुखसार वहाँ खड़ी बस कार को जाते हुए देख रही थी। कुछ ही वक्त तक वह ऐसे ही खड़ी रह जाती है। रुखसार की आंखों में आंसू की कुछ बूंदें सीधे सौरभ के दिए हुए कार्ड पर गिरती हैं। रुखसार कार्ड को देखती है, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर दो कुर्सी पर दो लड़कियां बंधी हुई थी। माया और टीना कमरे के अंदर जाकर दोनों की रस्सियां खोलती है। पहली लड़की एकदम मंद आवाज में कहती है, आखिर कब तक तड़पाओगी हमें? हमारा कसूर क्या है ये तो बता दो। टीना पास वाले चेयर पर बैठकर उस लड़की की जबड़े को पकड़कर कहती है, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मैम को मारने की कोशिश नहीं की? वह लड़की कंफ्यूज होकर कहती है, कौन सी मैम? कैसी मैम? टीना टीना आवाज पर जोर देते हुए कहती है, हमारे सर आदित्य सिंघानिया की वाइफ को तुमने मारने की कोशिश नहीं की थी? सामने बैठी लड़की डर से कांप जाती है। वह लड़की और कोई नहीं, प्रीता थी, जिसे आदित्य के कहने पर किडनैप किया गया था। प्रीता अपने किए पर पछताने लगती है। वही दूसरी लड़की चिल्ला पड़ती है, अरे उसका तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों रखा है? माया उसे एक थप्पड़ मार देती है और झुककर कहती है, अपना ये मुंह थोड़ा कम चलाया करो माया, बहुत ईगो है ना तुम में। हर वक्त बस अपने बाप की मिनिस्टर होने की घमंड दिखाती रहती हो। सर के भाइयों को मराने की कोशिश कर रही थी ना, अब देखो तेरे वो बाप तुझे ढूंढ तक नहीं पा रहा है। मिनिस्टर की कुर्सी तो छिन चुकी है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सामने बैठी लड़की और कोई नहीं, श्रुति थी, जिसे प्रिया की शादी के वक्त अनुराग और रूहान की मारने का प्लान बनाया था। दोनों के हाथ रस्सी में से इतने दिनों तक बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उनके हाथों में जख्म हो गए थे। माया और टीना उन्हें खाना देती है। दोनों खाना खा लेती हैं। फिर एक बार दोनों के हाथों को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। दरवाजे पर के पास पहुंचते ही रोगी माया को खींचकर दीवार से सटा देता है। माया हैरानी से उसे देखने लगती है। माया हैरानी से, तुम यहाँ कैसे? रोकी माया के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। तभी टीना जो वहीं खड़ी थी वह एकदम से कहती है, कुछ तो शर्म करो, तुम दोनों यहाँ अकेले नहीं हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, इतना चिपक जा रहे हो। माया रोकी को धक्का देती है, जिससे वह थोड़ा सा दूरी पर हो जाता है। रोकी घूरते हुए टीना को देखता है और कहता है, रोमांस के बीच में टांग अड़ाना अब तक नहीं छूटा तेरा? इसकी वजह से अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? टीना भी रोकी को घूर कर देखती है और कहती है, तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। रोकी थोड़ा आगे जाकर कहता है, अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? टीना कुछ बोलने ही वाली होती है कि माया उसका हाथ पकड़कर जल्दी से नामी से हिला देती है। टीना माया को घूरती है तो माया मासूम सा चेहरा बना लेती है। टीना वार्निंग वाले लोग देकर वहां से चली जाती है। रोकी टीना को जाता देखकर माया से कहता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? माया जल्दी से बोलती है, कुछ भी तो नहीं। रोकी शक भरी नजरों से माया को देखता है तो माया रोकी का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।